हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम, जो यूजीसी नेट के यूनिट 10 में लगा हुआ है। और साथ ही साथ यह जो हायर एजुकेशन है बीएड के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और एक दो क्वेश्चन तो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, क्योंकि यह तो शिक्षा से संबंधित है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि बस एक ही एग्ज़ाम में आएगा, ये हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज इसको हम पूरा डीपली पढ़ेंगे और सभी जो योजनाएं हैं उसको मैंने क्रमबद्ध रूप से लेकर के आया है। और एक पास लिखा है उसकी विशेषता क्या है, वह कब लागू हुआ था और किसने लागू किया था। तो ये जो टॉपिक है, तो यह स्वतंत्रता के पहले भारत में उच्च शिक्षा का विकास कैसे हुआ उस पर आधारित है। देखिए, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे शिक्षा, जो दो प्रकार का होता है, फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन जो है औपचारिक शिक्षा, जो विद्यालय द्वारा एक निश्चित पाठ्यक्रम के रूप में निश्चित समय पर भाषा, विज्ञान, गणित और इतिहास आदि विषयों की शिक्षा दी जाती है। तो वह क्या हो गया, औपचारिक या फॉर्मल एजुकेशन। सेकेंड है इनफॉर्मल एजुकेशन, यह है अनौपचारिक शिक्षा। इसमें कोई योजना नहीं बनाई जाती है, ना ही कोई समय निर्धारित किया जाता है, न कोई पाठ्यक्रम होती है और न ही शिक्षण विधियां होती हैं। अर्थात यह आकस्मिक रूप से जीवन पर्यंत सदैव कहीं पर भी यह चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अब हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में उच्च शिक्षा का क्या रूप था, इसका विकास धीरे धीरे कैसे हुआ। जो वर्तमान समय में शिक्षा का रूप है, यह क्या थी, धरोहर थी। इसी से जो इस समय की शिक्षा दी जा रही है, इसी के आधार पर दी जा रही है। तो शिक्षा में कितने परिवर्तन हुए हैं, कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, तो देखिए, सबसे पहले चार्टर एक्ट, जो 1813 ईस्वी में, चार्टर एक्ट जो 1813 ईस्वी में लागू हुआ था। चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश भारत में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रारंभ करने के अंतर्गत ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म की प्रचार की अनुमति दी गई थी। जब चार्टर एक्ट नियम लागू हुआ तो उस समय क्या था, उस समय यह था कि इसके माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान दिया जाएगा। अर्थात जो भारत में ईसाई मिशनरियां काम कर रही थी, तो उसका लक्ष्य रखा गया था कि भारत में चार्टर एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म की प्रचार की अनुमति दी जाएगी। चार्टर एक्ट अधिनियम के परिणाम स्वरूप ही 1817 अर्थात 4 साल बाद 1817 में कोलकाता में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। फिर 1855 ईस्वी में प्रेसिडेंटी कॉलेज बना और वही 2010 में आकर के प्रेसिडेंटी यूनिवर्सिटी बन गया। तो ये था चार्टर एक्ट। अगला है मैकाले रिपोर्ट, जिसका समय है 1835 ईस्वी। मैकाले ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास की भूमिका निभाई थी। मैकाले रिपोर्ट में पाश्चात्यवादी अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1837 ईस्वी में अंग्रेजी को सरकारी भाषा बना दिया। सभी सरकारी नौकरों के लिए अंग्रेजी अनिवार्य भी कर दिया था। तो जो मैकाले रिपोर्ट था, यह मुख्य रूप से अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करता था। और जो इस 1837 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक आया, तो उसने क्या किया कि जो भी अंग्रेजी सरकारी नौकर थे या सरकारी नौकरी करते थे, उनके लिए अंग्रेजी का शिक्षा अनिवार्य कर दिया और साथ ही साथ अंग्रेजी को सरकारी भाषा भी बना दिया। अगला टॉपिक है वुड डिस्पैच, जो है 1854 ईस्वी में। चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा का विकास के लिए वुड डिस्पैच का गठन किया गया। वुड डिस्पैच
उच्च शिक्षा की पहली नीति है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन बनने लायक है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। अब देखते हैं इसका लक्ष्य क्या था। इसका लक्ष्य था कि उच्च शिक्षा का माध्यम चाहे अंग्रेजी हो, लेकिन जो निचले स्तर की शिक्षा होगी उसका माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। वुड डिस्पैच की अनुशंसा पर 1857 ईस्वी में भारत में मुंबई, कोलकाता, मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। अगला है देखिए, अगला है हंटर आयोग। वुड डिस्पैच जो था वह 1854 में था। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में आया हंटर आयोग, जिसका समय था 1882 से 83 तक। इसकी भी विशेषता देखते हैं और इसका लक्ष्य देखते हैं। तो हंटर आयोग 1882 और 1883। वुड डिस्पैच 1854 के बाद शिक्षा क्षेत्र में प्रगति की मूल्यांकन करने के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार का उपाय बताने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। तो देखिए यह जो हंटर आयोग का गठन किया गया था, तो जो 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच द्वारा शिक्षा अपनाई गई थी, तो उसमें क्या क्या प्रगति हुआ है उसका मूल्यांकन करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। और इसका गठन डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में किया गया था, इसीलिए इसका नाम हंटर आयोग भी रख दिया गया था। और इसमें किया कौन था? लॉर्ड रिपन। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को महत्व देते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय में होना चाहिए। देखिए एक बात ध्यान देने वाली है कि सबसे पहले उच्च शिक्षा पर किसने बल दिया था, तो वुड डिस्पैच 1854। और प्राथमिक शिक्षा पर किसने बल दिया था, तो हंटर आयोग 1882-83। तथा इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाए, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है विश्वविद्यालय आयोग 1902। लॉर्ड कर्जन ने स्थापित विश्वविद्यालयों की स्थितियों की जांच करने के लिए 27 जनवरी 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो ये था विश्वविद्यालय आयोग। इसका समय सीमा था 1902 ईस्वी। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1905 ईस्वी। 1905 में आपको पता है कि बंगाल विभाजन भी हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905 स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी 1905 ईस्वी में। अगला है कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग 1917 ईस्वी। 1917 में सरकार ने माइकल सैडलर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि इंटरमीडिएट की सभी कक्षाएं विश्वविद्यालयों की कक्षाओं से पृथक कर दी जाए। अर्थात इंटरमीडिएट का जो क्लास चलेगा वह विश्वविद्यालय के क्लास से अलग चलेगा। स्नातक का स्तर त्रिवर्षीय होगा और उसका पाठ्यक्रम भी 3 वर्षों का होगा, जो अभी तक चल रहा था। जो स्नातक मतलब जो बीए तक का स्तर होगा वह 3 साल का होगा और उसका पाठ्यक्रम पूरा 3 साल में कम्प्लीटली पढ़ाया जाएगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए एक कुलपति नियुक्त किया जाएगा। देखिए बनने वाला प्रश्न है कि किस आयोग ने यह निर्णय किया था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए एक कुलपति नियुक्त किया जाए, तो वह होगा कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा कि किस आयोग ने बीए स्तर तक की शिक्षा 3 वर्ष तक रखी थी, तो वह होगा कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग। इस आयोग की अनुशंसा पर मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, हैदराबाद इन सभी राज्यों में एक यूनिवर्सिटी मतलब अलग अलग विश्वविद्यालय खोले गए तथा उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना भी की गई थी। अगला है हारटोंग समिति, जिसका समय है 1929।
हार्टोंग समिति का उद्देश्य था जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं उसको कम से कम माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा देना चाहिए और उन्हें औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी प्रावधान करना चाहिए। तो ये था चार्टर अधिनियम 1813। एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट। चार्टर अधिनियम 1813, मैकाले रिपोर्ट 1835, वुड डिस्पैच 1854 जो उच्च शिक्षा के लिए था और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी था। हंटर आयोग 1882-83, यह पहली बार प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1905 ईस्वी, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग 1917 ईस्वी, हार्टोंग समिति 1929 ईस्वी। अब दोस्तों थोड़ा सा एक और है, अभी इसमें 3 टॉपिक बच रहा है, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। तो वह है भारत सरकार अधिनियम जो 1935 ईस्वी में था। इसमें देखते हैं इसकी विशेषता क्या थी। इस अधिनियम में उच्च शिक्षा का तो विस्तार हुआ किंतु माध्यमिक शिक्षा की प्रगति धीमी रही। अब है वर्धा शिक्षा योजना जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1937 ईस्वी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसका उद्देश्य था 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। यह अक्सर एग्जाम में आता है कि कितने से कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, तो 7 से 14 वर्ष तक। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। छात्रों को रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए। लेकिन उस समय का दुर्भाग्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह योजना अभी तक लागू नहीं हो पाई। तो ये था वर्धा योजना 1937 ईस्वी महात्मा गांधी द्वारा। अगला है सार्जेंट योजना 1954 ईस्वी, 1944 ईस्वी। देखिए इसकी विशेषता थी देश में प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा स्थापित की जाए। 11 से 17 वर्ष के छात्रों को 6 वर्ष की शिक्षा व्यवस्था की जाए और सार्जेंट योजना को युद्ध के बाद भारत में शिक्षा योजना विकास भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये अभी तक जो आप उच्च शिक्षा प्रणाली पढ़े हैं यह स्वतंत्रता से पहले का था। इसका समय कब से था? 1813 से शुरू हुआ था और 1844 तक का यह शिक्षा प्रणाली था। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे राधा कृष्णन आयोग जो 1948-49 स्वतंत्रता बाद से है, 48-49 से। उसको अलग एक वीडियो में बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आसानी से समझ में आ जाए। तो प्लीज़ आप अंत तक बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं जल्दी लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।